नाज़रीन मोहतरम, इस कहानी की आप इससे पहले 22 किस्तें सुन चुके हैं। अब 23वीं किस्त मुलाहिजा फरमाएं। मेजर शर्मा को ये इतला कश्मीर के एक सरहदी इलाके में मिली थी, जहां वो सुदर्शना और उसके ग्रुप की बाकी लड़कियों की तरबियत कर रहा था। अपनी जिम्मेदारियां एक कैप्टन को सौंपकर मेजर शर्मा फौरन दिल्ली पहुंच गया था। वो फौरन इस तफ्तीशी टीम का रुकन बनना चाहता था जिसने कर्नल जोशी की मौत के असबाब जांचने का बेड़ा उठाया था। लेकिन रा की हाई कमान ने इंतहाई एहतियाती इकदामात के तहत इसे इस टीम में शमूलियत की इजाज़त नहीं दी। एजेंसी का ये असूल था कि वह अपने खुफिया ऑपरेशन पर मामूल अफसरान का बतौर खास ख्याल रखती थी और इनकी असलियत को हत्तल वसे पोशीदा रखने की कोशिश करती थी। अभी वो लोग कर्नल जोशी की मौत के सदमे से संभल नहीं पाए थे जब रा के शिकारपुर ऑफिस में एक बम और उनके सरों पर फट गया और उन्हें इल्म हुआ कि उनकी तकरीब कार टीम का पहला ग्रुप पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने रा के करीबन तमाम खुफिया अड्डों की निशानदेही करके एजेंसी के लिए मुश्किलात के पहाड़ खड़े कर दिए थे। मेजर शर्मा का मुकाबला पाकिस्तान इंटेलिजेंस से था, जिसने इसके साथ धोखे की दो तरह चाल इतनी कामयाबी से चली थी कि मेजर शर्मा चकरा कर ही रह गया था। उसके सामने उनके पाकिस्तान में मौजूद सबसे ज्यादा काबिल एतमाद एजेंट की रिपोर्ट्स धरी थी, जिसमें इंकिशाफ किया गया था कि फयाज का साथी अनायत दरअसल ISI का तरवीज याफ्ता एजेंट था, जिसे राह की सफ़ों में इसलिए दाखिल किया गया था ताकि वो आस्तीन के सांपों का पता लगा सके। और उसने वापसी पर फयाज और उसके साथियों को न सिर्फ गिरफ्तार करवाया बल्कि उनके जरिए और बहुत से एजेंट्स और ठिकाने भी बेनकाब कर दिए। मेजर शर्मा ये कभी न जान सका कि जिस एजेंट पर वो लोग भरोसा कर रहे थे वही दरअसल डबल एजेंट था, जिसके जरिए ISI ने जानबूझकर ये कहानी मेजर शर्मा के कानों तक पहुंचाई थी ताकि वो इसी गलतफहमी का शिकार रहे और उसका ध्यान इस तरफ न जाए कि राह की सफ़ों में मौजूद कोई घर का भेदी ही ये लंका ढा रहा है। मेजर शर्मा ने इससे पहले अपनी सारी तवज्जो सिर्फ एक नुक्ता पर मरकूज की हुई थी कि उनके इर्द गिर्द कोई पाकिस्तानी एजेंट मौजूद है। इस खबर के बाद से उसकी तवज्जो बट गई और उसने आइंदा के लिए पाकिस्तान से हासिल होने वाले एजेंटों की ज्यादा स्क्रीनिंग करने का फैसला कर लिया। लेकिन उसने इसके साथ साथ इस इम्कान को भी नजरअंदाज नहीं किया था कि उनके आसपास भी कोई दुश्मन का आदमी बड़ी मासूमियत से अपने काम में मसरूफ है। उस रोज जब रात का खाना खाते हुए फोन की घंटी बजी तो सलीम ने उसे मामूल की बात समझा, लेकिन लाला द्वारका दास ने जब बड़े घबराए हुए अंदाज में उसे आवाज दी तो उसका माथा ठिनका। या इलाही खैर, क्या हुआ? वो उठकर फोन तक आया। सुदर्शना का फोन है, परेशान है। लाला जी ने फोन पर हाथ रखते हुए उसे फोन पकड़ा दिया और खुद भी परेशान दिखाई दे रहे थे। हेलो, सलीम ने सबल कर कहा। राज, तुम फौरन यहाँ आ जाओ, हमारा कोर्स आज खत्म हो गया है, मैं अकेली वापस नहीं आ सकती, तुम समझते हो ना। दूसरी तरफ से सुदर्शना ने बगैर किसी सलाम दुआ के कहा। सुदर्शना, क्या बात है, तुम परेशान हो? उसने अपनी तशवीश चाही। राज, मैं टेलीग्राफ ऑफिस से फ़ोन कर रही हूँ और ये ऑफिस बंद होने वाला है, मेरे पास वक्त नहीं। तुम आज रात ही जम्मू के लिए रवाना हो जाओ, वहाँ से उधमपुर आ जाना, मैं वहाँ तुम्हारी मुंतजिर होंगी। मेरी बात समझ गए ना राज? अच्छा, अब मैं फ़ोन बंद करती हूँ, कल सारा दिन तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। जम्मू से उधमपुर के लिए बस लेकर आना और तुम रात 12 बजे तक भी ट्रेन पकड़ लो तो कल शाम तक मेरे पास पहुँच जाओगे। अच्छा, गुड बाय। उसने सलीम की कोई बात सुने बगैर फोन बंद कर दिया। अच्छा, खुदा हाफिज। सलीम ने भी फोन रख दिया। उसे खुद किसी बात की समझ नहीं आ रही थी कि मामला क्या है। क्या बात है बेटा, क्या हुआ सुदर्शना को? घबराई हुई मिसेस द्वारका दास ने पूछा। कुछ नहीं माँ जी, पुलिस वाली है ना, मैं तो कहता हूँ इसे किसी ड्रामा कंपनी में होना चाहिए था, बैठे बैठाए मुसीबत खड़ी कर दी। बच्चों वाली जिद है कि अभी चल पड़ो और मैं तुम्हारे साथ ही वापस आना चाहती हूँ। अजीब लड़की है ये भी। उसने अपनी डांस में सुदर्शना के वालिदैन को मुतमिन करना चाहा, लेकिन सलीम ने महसूस किया था कि वो कुछ बेचैन से हो गए हैं। कहाँ से फोन कर रही थी? तुम्हें कहाँ बुलाया है? लाला द्वारका दास ने बेचैनी से पूछा। अंकल, आपको क्या हो गया? भाई, जहाँ भी बुलाया है मैं जा रहा हूँ और 2-3 रोज में सैर सपाटे के बाद वापस लौट आऊंगा। वहाँ कश्मीर में गड़बड़ चल रही है ना, इसलिए घबरा रही होगी। आखिर को भारतीय नारी है, भले पुलिस की वर्दी पहन ले, दिल तो वही चिड़िया जैसा है ना इसका। उसने लाला द्वारका दास को मुतमईन करना चाहा। आधा घंटा तक दोनों मियाँ बीवी इसका दिमाग चाटते रहे। बिलाखिर लाला जी ने कदरे मुतमईन होकर उसे फौरन जम्मू जाने को कह दिया। वो लोग अपनी बेटी की खैरियत जानने के लिए बेचैन हुए जाते थे। लाला जी और राहुल उसे गाड़ी में खुद रेलवे स्टेशन छोड़ कर आए थे। लाला द्वारका दास ने अपने असर सूख से उसे जम्मू के लिए सीट और बर्थ ले दिया था और उसे बतौर खास समझाते हुए कहा था कि बेटा, सबसे पहले हमें फ़ोन पर इतला देना और हाँ, अगर कोई भी मामला ख़राब हुआ तो सुदर्शना की माँ को नहीं बताना, मुझे बताना, मैं खुद देखूंगा। तुम या सुदर्शना कोई जज्बाती कदम ना उठाना, ये इंटेलिजेंस का मामला है। मैंने इस लड़की को बतेरा समझाया कि पुलिस में चली जाए, लेकिन जिद्दी है, क्या मजाल जो किसी की बात मान जाए। भगवान जाने इसकी अकल पर क्या पर्दा पड़ गया था। खैर, तुम अपना ध्यान रखना।
उन्होंने बुजुर्गों की तरह उसके सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए कहा। सारी रात वो अपने बर्थ पर करवटें बदलता रहा। उसके दिलो दिमाग में भी जंग जारी रही कि वो किसी भी मामला में सुदर्शना की मदद कर पाएगा या नहीं। उसके फोन से तो वाकई घबराहट का एहसास हो रहा था, लेकिन असल में बात क्या थी इसका इल्म किसी को नहीं था। सुबह ढलने पर ट्रेन ने उसे पठानकोट पहुंचा दिया, जहां से उसे दूसरी ट्रेन के जरिए जम्मू तक जाना था। लखनपुर पर बने रेलवे स्टेशन के पुल ने उसे दरिया अबूर करवा दिया और अब ट्रेन कश्मीर की हदूद में दाखिल हो चुकी थी। यहाँ सड़क की दो रोइया और पहाड़ों पर इसे जा बजा भारतीय फौज दिखाई दे रही थी। कश्मीर की हदूद में दाखिल होते ही उसे एहसास हो गया था कि जैसे यहाँ तबले जंग बच चुका हो। जहाँ कहीं रेलवे लाइन के नजदीक सड़क दिखाई देती, वहां से अक्सर फौजी गुजरते नजर आते थे। सारी रात रेल के सफर ने उसे थका दिया था, लेकिन यह थकावट उस पर कभी गालिब नहीं आ सकती थी। अब भी वो बड़ा चाकू चौबंद और आने वाले गैर मामूली हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार बैठा था। जम्मू तक रास्ते में ट्रेन को 4-5 मरतबा रोक कर इनकी चेकिंग की गई और खुदा खुदा करके दोपहर के बाद वो लोग जम्मू पहुंच गए। सलीम ने यहाँ एक विष्णु ढाबे से खाना खाया, फिर बस स्टैंड पर मौजूद एक बाथरूम से गुस्ल किया और अब वो एक तरह से दोबारा ताज़ा दम हो चुका था। एक कोच के जरिए उसने उधमपुर की तरफ अपने सफर का आगाज किया और ऊँगते हुए बिलाकर शाम ढलने पर वो उधमपुर पहुंच गया। सरकारी बस अपने बस स्टैंड में जाकर खड़ी हो गई और जब वो बस से बाहर निकला तो सबसे पहले उसकी नजर कुछ फासले पर खड़ी सुदर्शना पर ही पड़ी थी, जो अपने एक साथी के साथ शायद इसका काफी देर से इंतजार कर रही थी। सलीम को देखकर वो तेजी से उसकी तरफ लपकी और दूसरे लम्हे उसके सीने से लिपटकर बच्चों की तरह रोने लगी। क्या बात है सुदर्शना, तुम? कुछ नहीं, यूं ही परेशान हो रही थी। मैंने ही इसे मशवरा दिया था कि आपको बुला ले, 2-3 रोज यहाँ रहने से तबीयत बहल जाएगी। उसकी दोस्त उर्मिला ने सलीम की बात काटते हुए कहा। चलिए यहाँ से चलते हैं, कहीं और बैठते हैं। सुदर्शना ने उसे बाजू पकड़ते हुए कहा। दोनों आर्मी की एक जीप में आई थी जिसमें ड्राइवर भी मौजूद था। सलीम के लिए हैरानकुन बात यह थी कि यह ड्राइवर भारतीय फौज का हवालदार था। इसके दो ही मतलब हो सकते थे, या तो सुदर्शना को इतनी ज्यादा अहमियत हासिल थी कि इसके साथ अस्कार्ट करने के लिए बाकायदा हवालदार की ड्यूटी लगाई गई थी, या फिर इसे मुश्तबा जानकर राह ने इसके साथ हवालदार को चिपका दिया था। सलीम जानता था कि अपने किसी भी एजेंट या ऑफिसर पर राह किसी शक शुबे के बगैर भी कोई ना कोई चेक रख दिया करती थी। ये इन लोगों के मामूल की एक प्रैक्टिस थी और वो इस पर वक्तन फवक्तन अमल करते रहते थे। अमूमन राह के बहुत काबिल एतमाद ऑफिसर्स को भी इस बात का इल्म नहीं होता था कि उनकी बाकायदा निगरानी इनसे मुतल्लक कोई भी मशकूक मफरूजा कायम करके की जा रही है। यही वजह थी कि राह के एजेंट से ऑफिसर तक कभी एक दूसरे पर भी एतमाद नहीं कर सकते थे। खुसूसन अपनी प्राइवेट जिंदगी से मुतल्लक वो एक दूसरे को बिल्कुल बेखबर रखते थे। उधमपुर से चंद किलोमीटर दूर कचड़ा के नजदीक वो लोग पहुंच चुके थे। अगली सीट पर उर्मिला बैठी थी और पिछली सीट पर सलीम और सुदर्शना। इस दौरान सलीम ने उससे मुतअद्दिद मरतबा इशारे कुनाए से किसी भी गैर मामूली सूरत हाल से मुतल्लक दरियाफ्त किया था, लेकिन सुदर्शना ने जब बार बार मौजूद गुफ्तगू ही बदल दिया तो उसने अंदाजा लगा लिया था कि वो इन लोगों की मौजूदगी में गुफ्तगू से हिचकिचा रही है। जिस सड़क पर वो लोग सफर कर रहे थे वहाँ शायद ही किसी प्राइवेट व्हीकल को आने की इजाजत थी, या फिर यहाँ ट्रैफिक ही न होने के बराबर थी, क्योंकि आधे घंटे के सफर में उन्हें रास्ते में सिर्फ एक बस दिखाई दी थी। अब वो लोग बड़े नाले के किनारे छोटी सी पहाड़ी के नजदीक पहुंच गए थे, जिससे करीबन 3-4 फरलांग दूर एक कोने में चंद मकानात दिखाई दे रहे थे। चारों तरफ पुरस्रार सन्नाटा तारी था, जिसका कभी कभी नाले से गुजरते तेज पानी की आवाज चंद लम्हों के लिए तसलसल तोड़ देती थी। पहाड़ी सिलसिले को चील और देवदार के दरख्तों ने मुकम्मल ढांप रखा था और यहाँ आने पर खनकी का एहसास कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। सलीम को कोट में सर्दी महसूस हो रही थी, जो उसने दिल्ली से सवार होते वक्त पहन लिया था। जीप रुक गई और वो सब लोग नीचे उतर आए। उसने जीप से उतरते ही सबसे पहले अपने बैग से जैकेट निकाल कर पहनी थी और कोट को अपने बाजुओं पर लटका लिया था। यही उनकी मंजिल थी। पहाड़ी के ऊपर जाने के लिए पथरीली सीढ़ियां बनी हुई थी, जिन पर दरख्तों के पत्तों ने ऐसे साया कर रखा था कि शायद ही कहीं दरख्तों के पत्तों से सूरज की रोशनी छिन कर नीचे आ सकती थी। ये रास्ता ऊपर मौजूद रेस्ट हाउस को जाता था। ये आर्मी इंटेलिजेंस का रेस्ट हाउस था, जहाँ सिवाय फौजी और इंटेलिजेंस ऑफिसरों के और किसी को रहने की इजाजत नहीं थी। उर्मिला ने उसे बताया था कि वो दोनों सहेलियां इस रेस्ट हाउस में कयाम पजीर हैं। उन्हें कोर्स मुकम्मल होने पर 4 दिन का रेस्ट दिया जाता था और दोनों ने ये 4 दिन यहीं बसर करने का फैसला किया था। उर्मिला के ताकुब में वो दोनों ऊपर आए तो सलीम को वो किला नुमा रेस्ट हाउस दिखाई दिया, जिसकी एक झलक भी सड़क से दिखाई नहीं पड़ती थी। उसने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा खुफिया और खूबसूरत रेस्ट हाउस नहीं देखा था, जिसके कमरों की तादाद 25-30 से ज्यादा थी और हर कमरा एक अलग दुनिया अपने अंदर बिसाए रखता था। टीवी सैटेलाइट नशरियात को बतौर खास यहाँ खुसूसी एंटीना लगाकर पहुंचाया गया था और कम्युनिकेशन निजाम के लिए कोने में छोटा सा टावर अलग से बनाया गया था, जिसके जरिए यहाँ हर कमरे में डायरेक्ट लाइन फोन रखे हुए थे। दोनों सहेलियों को रहने के लिए बिल्कुल अलग एक कमरा दिया गया था, जो कमरों की इस कतार के आखिरी कोने पर मौजूद था।
इसके बाद 4-5 कमरे गैर आबाद थे, लेकिन इससे आगे वाले तमाम बुक थे और इनके बाहर मौजूद वसी व अरीज लान में इसने मुतअद्दिद औरतों और मर्दों को हालात से बिल्कुल बेनियाज अपने अपने कामों में मगन भी देखा था।